अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज बुध है 21 जनवरी 2026 जब ये खाक सर सुबह आपसे मुखातिब। तमाम नजरें हैं डिवोर्स फोरम के ऊपर। इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ट्रंप ने अन्नी पाई हुई है, अखीर कर दिया उसने। यूरोपीय ममालिक के साथ जो सलूक रवा रखा है तारीख ने कभी नहीं देखा। यूके के वज़ीर आज़म को वो किन अल्फाज से याद कर रहा है, बेवकूफ़ उसे करार दे रहा है। इटली की पीएम के साथ कैसा सलूक कर रहा है, बेल्जियम का जो प्राइम मिनिस्टर है उसे क्या कह रहा है, और फ्रांसीसी जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ जो सलूक हुआ, उसके प्राइवेट टैक्स ऐसे पब्लिक कर दिए, और नेटो के सेक्रेटरी जनरल के वो तो आपके सामने है ही। लेकिन क्या यूरोप जाग उठा है? क्योंकि रात गए जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा खतरनाक बयान दिया इसी हवाले से। और फ्रांसीसी सदर की खिताब आपने देखा होगा, इमैनुअल मैक्रोन का जो एनके लगा के आए थे स्याह, वो अब चीन से मदद मांग रहे हैं कि चीन उठ खड़ा हो और हमारे पास इन्वेस्टमेंट करे। चीन की तरफ तमाम तवज्जो उन्होंने देना शुरू कर दी है। ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप जूं का तूं डट के खड़ा है। यही नहीं बल्कि खबर यह है कि जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं। उसने जो पिक्चर्स और एआई ड्रिवन तस्वीरें जारी कर रखी हैं वो इस बात का सबूत है। एक चैनल है एनबीसी, उसके सहाफ़ी ने ट्रंप से पूछा कि आप फौजी ताकत के जरिए ग्रीनलैंड पर जो कब्जे की धमकी है उस पर वो कायम है। उसने इसकी तरदीद नहीं की। इस बीच में तीन और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक ये जो बोर्ड ऑफ पीस है जिसमें पाकिस्तान भी जा रहा है शामिल होने शिरकत के लिए उस इजलास में, भारत को भी दावत है, रूस को भी। यूएई ने उसको कबूल कर लिया, उस पर एग्रीमेंट कर लिया कि हम इसका हिस्सा होंगे। दूसरी खबर जो है इससे जुड़ी, पाकिस्तान के लिए कैश 22 क्यों है, इसके ऊपर बात होगी। और कोहाट जो हमारा एक इलाका, वहाँ एक अच्छी खबर आप सबके लिए परेशानियों के दौर में, आफतों के दौर में, वो ये है कि कोहाट में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त का बाकायदा ऐलान किया गया है। मेरे साथ रहेगा, दिलचस्प मंजरनामा है। बरतानिया का जो एक बड़ा मशहूर अखबार न्यूज़ आउटलेट है, गार्डियन उसे हम कहते हैं, कुछ लोग गार्जियन भी कहते हैं, उसने ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं यूरोप बामुकाबला अमेरिका जिस तरह आमने सामने, और मुद्दा ग्रीनलैंड ही असल में, क्योंकि यूरोप के 8-9 ममालिक अड़ गए कि नहीं यार ग्रीनलैंड आपको नहीं लेने देना हमने, तो उसके ऊपर जो ट्रंप धमकियां दे रहा है उस सूरत हाल को, डिवोर्स फोरम में जो कुछ हो रहा है साइड लाइन पे, जुमेरात को ये बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग भी है, उसके दावतनामे भी उसने जारी कर दिए। तो गार्डियन अखबार ने एक सुर्खी में अपने मजमून में लिखा कि अगर आप डिवोर्स नहीं हैं या डिवोर्स में होने वाली सूरत हाल को नहीं देख रहे तो आप दुनिया में कुछ नहीं देख रहे। इतनी अहमियत का हामिल ये फोरम हो चुका और वहाँ होने वाले वाक़यात हैं। तो तरतीब आज शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बरतानिया था जो इनके साथ था अभी तक, उसकी मिसाल ये है कि हालिया दिनों जब इन्होंने वो रूसी 2 तेल बरदार जहाज़ पकड़े थे ना, तो वो बरतानिया के ताउन से उनके आइलैंड जो कैरिबियन जज़ायर में है उसके ताउन से उन्होंने वहाँ पे उनको घेरा डाला था। तो बरतानिया के साथ एसोसिएशन की पुरानी है। लेकिन ट्रंप साहब ने उसे भी नहीं बख्शा, केयर स्टारमर को जो उनका पीएम है। ये कहता है उनको मॉक किया, इसने मजाक उड़ाया है कि शॉकिंग प्लान टू हैंड ओवर सॉवरेनिटी ऑफ द चागोस आइलैंड्स मॉरिशियस। मॉरिशियस जो इलाका है, जो मुल्क है, वहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनको चागोस आइलैंड कहा जाता है। और ये मई 2025 में यूके ने दस्तखत किए एक मुआहदे के ऊपर मॉरिशस की हुकूमत के साथ। 99 बरस से ही उनके पास थे, अमेरिका की भी वहाँ पे मिलिट्री बेस थी, तो बरतानिया के पास चूंकि इसकी मलकियत थी तो उसने फैसला किया कि उनको वापस दे दिया जाए, सीड कर दिया जाए। तो इसके ऊपर ट्रंप ने कहा एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी, अहमकाना फैसला है अमेरिका बरतानिया का, और कहा कि यहाँ पे तो हमारी बेस थी, अब चीन और रूस यहाँ आ जाएंगे। तो उसने बरतानिया जो अपना एक इत्तेहादी था उसका भी बड़ा गर्क कर दिया। आगे गार्डियन जाके लिखता है कि इसने लीक कर दिए मैसेजेस फ्रांसीसी सदर के, और फिर फ्रांस को 200% टैरिफ की धमकी दे दी, और फिर इसने एआई जनरेटेड विजुअल जो हैं वो पेश कर दिए जहाँ पे अपने आप को यूएस झंडे के साथ ग्रीनलैंड में खड़ा दिखाया। तो यहाँ से गार्डियन इस कवरेज का आगाज करता है। अब मैं वन बाय वन जरा आपको कहानी पूरी सुनाता हूँ। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम मेलोनी है, वो इस सारी सूरत हाल में बीच बचाव करते हुए एक मेडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश कर रही थी, और वो ना ये वाली साइड ले रही थी ना वो वाली साइड ले रही थी। लेकिन इटली की जो अपोजिशन है, सियासी जमातें, उन्होंने उस बीबी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि तुम तो फर्मा बरदार और ताबेदार बन गई। वो बेचारी बीच बचाव की कोशिश कर रही थी और रगड़ी, ट्रंप से अगर नहीं रगड़ी गई तो अपनी अपोजिशन के यहाँ रगड़ी गई। ये है इटली की कहानी। दूसरी कहानी फ्रांसीसी सदर की, जिसने चीन को दावत दी कि आएँ यूरोप में इन्वेस्ट करें, और अगले दिनों वो अपनी फोर्स को कह रहा था कि वॉर इकॉनमी हमें बनानी पड़ेगी। उसके ऊपर 200% टैरिफ लगाने का ऐलान किया ट्रंप ने। इनकी जो शैंपेन और वाइन आती है बड़ी मशहूर होती है, गोरा बड़े शौक से मशरूब फरमाता है उसे। उसके ऊपर
اس نے 200% ٹیرف لگا دیا. وہ 8-9 ممالک جنہوں نے گرین لینڈ پر قبضے کا پلان ٹرمپ کا وہ مسترد کیا، جس میں ڈینمارک ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے اور فن لینڈ ہے. ہالینڈ سے مراد نیدرلینڈز. ان کے اوپر اس نے کہا 10% ٹیرف آپ کے اوپر اور لگے گا، اور جون میں اس کو 25% کر دیا جائے گا. ان کی چیخیں نکل گئیں. اب جب ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا جا رہا کہ گرین لینڈ کے اوپر میں نے قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے بعد بیلجیم کا جو پی ایم ہے جس کا نام ہے بارٹ ڈی ویبر، یہ اٹھا. اس نے جو گفتگو کی، اس نے کہا یورپ والوں کو جاگنا ہوگا. نرم رویہ اگر ہم نے مزید اختیار کیا تو یہ نرمی سے مزید بگڑے گا، جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اگر یہ تجارتی جنگ چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو پھر ہمیں بھی تجارتی جنگ کرنا ہوگی. یہ بیلجیم چھوٹا سا ملک ہے، اس کے پی ایم کو یہ ہوش آئی اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یورپ کو جاگنا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے، ورنہ یہ ہڑپ کر جائے گا، کھا پی جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے آگے سے ایک جملہ بولا، وہاں اس کی گفتگو پڑی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اس نے کہا انف از انف، نرمی کی تو یہ مزید بگڑے گا. حالانکہ اس بیچارے کو پتہ ہے کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کسی وقت اس کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ طے ہے، بیلجیم کے بادشاہ کے ساتھ بھی، اور جو نیٹو کا سیکرٹری جنرل اس کے ساتھ بھی، جس کی چیٹ بھی اس نے لیک کر رکھی ہے. فرانسیسی صدر نے بورڈ آف پیس میں جانے سے انکار کیا تھا اصل میں، ایمانوئل میکرون نے. اس کے اوپر اس نے اس کو کھری کھری سنائی تھی اور 200% جو ٹیرف اب لگایا تھا، اور 10% ان کے اوپر جنہوں نے گرین لینڈ کی مخالفت کی تھی کہ اس کے اوپر نہیں جانا. اب یہاں میں آپ کو 2 چیزیں اور اطلاع عرض کر دوں. وہ جو دعوت دی ہے انہوں نے چین کو، فرانسیسی صدر نے اور دیگر نے، اس کے اوپر چین کا رد عمل آیا ہے گرین لینڈ کو لے کر کے. کیونکہ امریکہ یہ پوسچرنگ کر رہا ہے کہ گرین لینڈ پہ امریکی حق اس لیے ہے، قبضہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد ہم روس کے اوپر اور یورپ کے اوپر نظر رکھ سکیں گے، اور جو چین کے عزائم ہیں ان کو قابو میں رکھ سکیں گے. تو چین کی وزارت خارجہ نے پہلی بار ایک برملا ایک بیان دیا کہ چین کا جو خطرہ ہے امریکہ کو، بظاہر ایک بہانہ، اسے بطور بہانہ استعمال کرنا بند کیا جائے. اس کو دیکھتے ہوئے فرانسیسی پرائم منسٹر بیچ میں پڑا کہ اگر چین اٹھ کھڑا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، تو اسے تجارت کے لیے یہاں دعوت دیتے ہیں. یاد رہے کہ یورپی یونین جس کو رگڑا دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھارت کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز کرنے جا رہے ہیں ٹریڈ کی. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے یورپی منڈی نہ صرف چین کو پکاری ہے بلکہ بھارت کے ساتھ بھی معاہدے کر رہے ہیں. اور یو اے نے جو معاہدہ کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی ہے، جہاں ایل این جی کے معاہدے میں انہوں نے $3 ارب کا معاہدہ کیا ہے. یو اے سے ایل این جی خریدنے والا بھارت سب سے بڑا صارف بن گیا ہے کل کی پریس ریلیز کے بعد، جس کے مدرجات میں بار بار آپ کو بیان کر چکا ہوں. یہاں ڈنمارک کے اتحادیوں اور دیگر اتحادیوں پر جب اس نے گرین لینڈ کے اوپر کہانی ڈالی ہے تو یہاں خبر آتی ہے جو کہ نارڈیک کمانڈ، ایک ادارہ ناردرن امریکن ایئر اسپیس ڈیفنس کمانڈ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو ایئر کرافٹ ہیں دے ول سون ارائیو. جو اسپیس بیس ہے گرین لینڈ میں، جس کو پیٹافک اسپیس بیس کہا جاتا ہے، وہاں ہم لینڈ کریں گے، وہاں سے ہم آپریٹ کریں گے. اور ٹرمپ نے یہ مذاق اڑایا تھا کہ کچھ کشتیوں میں ڈنمارک کے لوگ اگر یہاں آ کے بیٹھ گئے تو قبضہ ان کا کیسے ہو گیا. حالانکہ اصولی طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ گرین لینڈ دراصل ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے. 1951 میں امریکہ اور ڈنمارک نے گرین لینڈ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور اس کے تحت امریکہ نے گرین لینڈ کو ممکنہ جارحیت سے بچانے کا عزم بھی کیا تھا. لیکن یہ عزم ہوا ہوا، اب وہ عزم اپنا جھنڈا گاڑنے کا کر رہا ہے. اور یہ خبر دے رہے ہیں نارتھ امریکن ایئر اسپیس ڈیفنس کمانڈ والے کہ جناب علی، ہم نے اس منصوبہ بندی سے گرین لینڈ کی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے، جلد ہمارے جو طیارے ہیں وہ گرین لینڈ پہنچنا شروع کر دیں گے. ڈنمارک کی فوج کیا ہوگی، ان کی کشتیاں کیا ہوں گی، 2-4 ویسلز ہیں، کیا مقابلہ کریں گے. اسی لیے یورپ کو کھٹک رہا ہے کہ بابا کھا جائے گا ہمیں. اس سے پہلے چین اور بھارت کو آواز دو یا اٹھ کھڑے ہو، اس کو کچھ نہ کچھ تو کہو. وہ سننے کو تیار ہی نہیں کسی کی بات. وہ کہتا ہے مائی وے اور دا ہائی وے، ادروائز کو کہانی نہیں ہے. اب میں ذرا انڈیا کا چونکہ میں نے ذکر کیا تو 2 باتیں مجھ سے اور سن لیں. بھی پاکستان کے تیاروں کی ڈیل بھی میں ڈسکس کرنی ہے. یہ ہم پیرالل جو چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، نئے اتحاد، ممالک اپنی اپنی ترجیحات کو فوقیت دے رہے ہیں، اس کا ایک ثبوت پولینڈ کا ہے. پولینڈ کے جو ڈپٹی پی ایم ہے اور ان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، روڈوسلاو ان کا نام ہے، ان سے جے شنکر ملے نا تو انہوں نے شکوہ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ ہمارے ہمسائے پاکستان کا دورہ آپ نے اسلام آباد کا کیا، ہمیں برا لگا ہے. انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا کہ ادھر کیوں آپ گئے، آپ تو ہمارے اتحادی تھے. وہ بھی گھوم پہ آ گیا روڈوسلاو نے آگے سے پتہ ہے کیا ہے، اس نے کہا کہ وی ہیو ریجنل کنسرنس، ہمیں علاقائی معاملات کے اوپر کچھ کنسرنز اور تحفظات ہیں. انڈیا ٹوک پارٹ ان دی زیپڈ ایکسرسائز ان رشیا
that we find threatening. भारत ने एक जैपड नामी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी रूस में, उसमें हिस्सा लिया, जिससे हमें ख़तरा है, जो हमारे लिए एक थ्रेटनिंग कॉल है, क्योंकि पोलैंड को बड़े मसाइल हैं रूस के साथ। और ये जैपड एक्सरसाइज हुई थी सितंबर में 12-16 में, और बेलारूस और रूस के ताउन से ही हो रही थी, जिसमें ईरान भी वैसे गया था, कई एक ममालिक थे, उसमें भारत भी शामिल था। तो अगर इन्होंने शिकवा किया कि आप इस्लामाबाद क्यों गए, तो अगले ने सुना दी कि आप रूस के साथ एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं जिसके हमें खदशात लाहक हैं, तेंज ना करो। खरी खरी उसने सुना दी, उसकी वो उसमें नहीं आया, यानी उसकी धमकी में नहीं आया। तो ये पोलैंड की कहानी। अब मैं ज़रा आपको एक और ख़बर दूँ इस हवाले से। मैक्रोन ने एक जुमला इस्तेमाल किया ट्रंप के हवाले से, उसने कहा न्यू कॉलोनियल अप्रोच, कि अमेरिका नई कॉलोनियल अप्रोच के साथ दुनिया को हाँकना चाह रहा है, और नो गोइंग बैक ऑन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से पीछे हटने का मामला हमारे लिए तबाही और बर्बादी होगी। ट्रंप भी तय कर चुका है कि ग्रीनलैंड से पीछे नहीं हटना। तो अब ये यूरोप के इन ताकतों और ट्रंप का मुकाबला है। देखना यह है कि ट्रंप इन्हें ज़ेर करता है या वो उसे कुछ देने पर तैयार होकर तो मिन्नत तरले के साथ इस बुरहान से निकलते हैं, वरना नेटो का बेड़ा गर्क करने को वो तैयार हो चुका है, यूरोपीय यूनियन का बेड़ा गर्क करने को वो तैयार हो चुका है। रईस एक कसर मैंने आपको बताया कि यूके का प्राइम मिनिस्टर था, उसको खरी खरी सुना दी कि तुमने एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी किया है, मॉरिशस के जज़ायर उनको वापस दे के, वहाँ पे तो हमारी बेसिस थी, वहाँ तो हमने चीन पे नज़र रखनी थी। ये है खुलासा डिवोर्स का और बदलते मंजरनामे का, जो आपके सामने मैंने पेश किया कि मुख्तलिफ सरबराहान मुल्क के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं। पाकिस्तानी जेट्स की खबर मैं आपको दे दूँ, और उसके बाद मैंने कोहाट का जिक्र भी करना है। मैंने आपको कहा था साद सैयद हैं और अरीबा शाहिद, ये मुसलसल रॉयटर्स के लिए खबरें कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो जेट्स हैं F-17 थंडर, वो किन किन ममालिक को जा रहे हैं। अभी इन्होंने ताज़ा खबर की कल, उसमें उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के ये तैयारे हैं जो कामयाबी से जंग में आजमाए गए, उनकी सेल में, उनके मुआहदों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान इस वक्त 13 ममालिक से इन जेट्स की खरीद फरोख्त की बातचीत कर रहा है। हमने 4-5 ममालिक का जिक्र किया पिछले हफ्ते तक, अब ये बता रहे हैं 13 ममालिक हैं जिनके साथ सौदा हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेन देन की गुफ्तगू हो रही है। और उसमें से अहम खबर ये नहीं थी, अहम खबर ये है कि 6 से 8 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ मुआहिदा एडवांस स्टेज पर, यानी दस्तखत के करीब जा पहुंचा है। लेकिन इस खबर का एक और अहम पहलू था, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ तैयारी नहीं देने, ये डील हो रही है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की, ड्रोन्स की और वेपन सिस्टम जो उसके साथ अटैच होता है। यानी सिर्फ एक जहाज़ नहीं तुसी बेचना, उसके साथ जो वेपन सिस्टम है वो पूरा सौदा साथ जाएगा, जो ड्रोन सिस्टम की टेक्नोलॉजी है वो साथ जाएगी, जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो साथ जाएगा। तो एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, जो पाकिस्तान के लिए एक नई यानी फील्ड खुली है, एवेन्यू खुला है, जिसको पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली अभी एक्सपोज करके उससे कैपिटलाइज करना है। इस खबर का जो अहम हिस्सा था वो इस नुक्ते पर मबनी था कि इतनी बड़ी सप्लाई चेन या प्रोडक्शन पाकिस्तान कर पाएगा। तो मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि 25-30 तैयारे जो हैं सालाना वो तैयार हो सकते हैं। तो अगर इतना ऑर्डर आता है तो गुजारा कर लिया जाएगा, सौदा अगर किसी के साथ किया है तो उसे सप्लाई पहुंच जाएगी। अनलाइक फ्रांस या अमेरिका जो कि पुर्जे भी रोक लेते हैं, सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं करते और पाबंदियां भी लगा देते हैं। तो इन ममालिक को जो सबसे बड़ी खूबी इस तैयारे में नज़र आ रही है वो ये कि एक तो पाबंदी नहीं लगेगी, दूसरा पुर्जे मिल जाएंगे, और तीसरा सॉफ्टवेयर की कोई कदगन नहीं होगी, इस्तेमाल हम कर सकेंगे। ये है तीसरी कहानी। अब आखिर में मैंने आपसे डिस्कस करना है कोहाट का। कोहाट के हवाले से खबर मैंने देखी और चेक किया, तो जो OGDCL है यानी ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान, उन्होंने तस्दीक की है कि कोहाट में तेल और गैस के नए बड़े ज़खायर की दरियाफ्त हुई है। कोहाट में पहले भी ज़खायर दरियाफ्त होते रहे हैं, अटक में भी एक ज़माने में ज़खायर दरियाफ्त होते रहे। कभी हमने सुना कराची के समंदर से भी तेल निकला है, लेकिन वो कभी निकल नहीं सका, है सही, लेकिन वो ढूंढे कौन, निकाले कौन, टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी और पाकिस्तान के पास है नहीं। ऐसे अभी हमें मेहरबान नहीं मिले जिन्होंने सऊदीया जाके काम शुरू कर दिया था, और फिर इतने बड़े ज़खायर भी नहीं है कि लोग आ जाएं। तो ये जो इनके स्पोक्समैन OGDCL के, इनके मुताबिक ये बरागज़ई X1 नामी कुआं है, जहाँ से यौमिया 3100 बैरल खाम तेल और 61.5 लाख मुकाब फीट यौमिया गैस भी हासिल होगी। यानी इसका मतलब है निकल है, निशानदेही हो गई है। ये बताते हैं कि एक माह में निशपा ब्लॉक में मुसलसल तीसरी बड़ी दरियाफ्त है जो यहाँ से हुई है। हालिया 3 दरियाफ्तों से मजमूई तौर पर यौमिया 9480 बैरल खाम तेल हासिल हो रहा है, और ये जो मुल्की खाम तेल की मजमूई पैदावार है उसमें इसका हिस्सा इन जगहों का, इन कुओं का कुछ 14.5%, जो बड़ी हेल्दी अमाउंट है, तगड़ी अमाउंट है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान से और तेल निकले, गैस निकले, ज़खायर निकले, किस्मत हमारी बदले, वरना इकॉनमी का जो हाल है वो तो आपके सामने ही है। उधर पैरेलल मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने तो $3 अरब मालियत का
LNG کا معاہدہ کر لیا ہے، بھارت کے ساتھ سب سے بڑا صارف بن گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی طے کیا ہے کہ آنے والے 6 برسوں کے دوران یہ تجارت کا جو حجم ہے جو $100 ارب ہے اس کو $200 ارب تک کریں گے۔ جو ابوظہبی کی سرکاری کمپنی ہے وہ بھارت کو 10 برس تک ہر سال 5 لاکھ میٹرک ٹن LNG فراہم کرے گی۔ یہ مجموعی معاہدے جو ان کی مالیت $20 ارب سے زائد ہوگی۔ لیٹر آف انٹینٹ پہ دستخط کر دیا گیا ہے۔ بدھ کے دن کی چند چڑھاندہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ ڈیووس فورم پہ سائیڈ لائن پہ ملاقاتوں میں، بالخصوص جو بیلجیم PM سے اس نے ملنا ہے، یہ دیکھنے قابل ہوگا۔ اور جمعرات کو جو اس نے بلایا ہوا ہے 60 سربراہان کو بورڈ آف پیس کے اوپر، اس کے اوپر میرا خیال ہے پاکستان کی صورتحال یہ بن چکی ہے، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ یہ کیش 22 کی ایک ٹرم تھی جو جوزف ہیلر نے اپنے ایک ناول میں لکھی تھی، اور یہ فارسی کا جو مقولہ ہے یہ اس کے اوپر صادر آتا ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی الجھن یا ایسا فیصلہ یا ایسی گلی جس میں جائے بغیر بھی آپ نہیں رہ سکتے اور وہاں سے نکلے بغیر بھی آپ نہیں رہ سکتے، یعنی ڈور الجھی ہے پاؤں میں کچھ اس انداز سے، ایک ایسی ٹائٹ روپ کے اوپر کہ یہ چلنا ہی ہوگا۔ لیکن کیش 22 کے اوپر ہمارا فوکس یہ ہے یا ہونا چاہیے کہ ہم سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک کی سیدھ میں چلیں، اور اس ٹرین کو مس اس لیے نہ کیا جائے کہ اس میں اگر پاکستان نہیں جاتا تو بھارت ہوگا، اور اس کے کانسیکوینسز کچھ اور ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔